कहन सघन मनमोहक बंदरू आज मुझको बुलाते हैं, परंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मुख निमंत्रण चलना है, अभी तो मिलो मुझको चलना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले इसमें मैथ का बिल्कुल वायरल प्रश्न, यानी जो आप लोग को भाई 16 तारीख को, जी हाँ 16 तारीख यानी 16 फरवरी को जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस, और इसमें से बहुत सारे सवाल रहेंगे। मैथ में मेन है कॉन्सेप्ट समझना, भाई कॉन्सेप्ट समझाओ क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। और मैथ में आप लोग उठा सकते हो 100 में 100। दूसरे सब्जेक्ट से नहीं, सोशल साइंस का एग्जाम दोस्तों झारखंड में सबसे हार्ड होता है, लेकिन चलो फिर भी उतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था। और जो मेरे साथ पहले से पढ़ाने स्टार्टिंग से जो पढ़ रहा है, मैं गारंटी देता हूं वो 25 प्लस आराम से सही किया होगा। 25 प्लस वो कहीं नहीं गया होगा। सब्जेक्टिव में तो 50/50 सही करेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में अरे मेरा जो 3 वीडियो है, अति लघु, लघु और दीर्घ, जो उसको देख लिया ना, उसको वो 50 में 50 मार्क के आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन भाई उसी से आया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया हुआ था, बताया हुआ था। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा टफ हर एक बार करता है भाई, तो इस बार सब्जेक्टिव अच्छा दिया था, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा टफ किया था, लेकिन जो मेरा वीडियो देख के गया है हर एक वीडियो, वो 25 प्लस कहीं नहीं जाएगा उसका, आराम से मारा है। चलो, वो जो बीत गया वो बीत गया, बीती बात पुरानी है। अब हमें नई कहानी लिखनी है, और उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। जो मेरे साथ आज से मैथ पढ़ लेगा ना, एग्जाम जिस दिन देने जाओगे उस दिन मन में कॉन्फिडेंस होगा, जी हाँ सर बहुत अच्छा बन रहा है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मैथ का, ठीक है। और हर एक चीज को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चंस का पैटर्न समझाऊंगा, सारा चीज। चलिए इस वीडियो, आज के वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो का स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे आप लोगों का, बहुत सारे चैप्टर वाइज भी आएंगे, मैराथन भी आएगा, सब कुछ आएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बोल देना कि आप लोग किस प्रकार के वीडियो चाहते हो मैथ में, ठीक है, ताकि मैं उस प्रकार का आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। चलिए, पहला सवाल आप लोग का देख सकते हो, क्या है, द्विघात समीकरण से है, और एक दो तीन सवाल इस चैप्टर से फिक्स है। क्या कि द्विघात समीकरण जिसके मूल दिया है 2 और एक 2 है, एक -2 है। यहां माइनस, चलो दिखा देता हूं, यहां माइनस करता हूं, ठीक है, एक जगह पे माइनस कर देता हूं। ये 2 है, इसको -2 लेता हूं, ठीक है। चलो व्हाइट कलर में बनाते हैं, तो 2, इसको -2 ले लो। एक 2 है, एक -2 है, तो निम्नलिखित में से है क्या द्विघात समीकरण निकालने वाला है। भाई मूल निकालते पता है कैसे हम लोग, x -2 ये और x + 2 अगर ऐसा हो बराबर 0, तो आप एक बार क्या करते हो, x -2 बराबर 0 करते हो कि नहीं करते हो, फिर x बराबर 2 आ जाएगा। फिर क्या करते हो, x + 2 बराबर 0 करते हो, फिर x बराबर -2 आएगा। अर्थात सर x बराबर -2 कब आ रहा है, जब x + 2 हो, और x बराबर 2 कब आ रहा है सर, जब x -2 हो, दोनों गुना होगा। तो फिर इस प्रकार से फिर इसको गुना करेंगे, समीकरण बन जाएगा। यही ना मेरे भाई, तो बिल्कुल यही कहानी यहीं पर दोहराई जाएगी। क्या है सर, x बराबर एक बार 2 है, एक बार -2, यानी मैं लिख सकता हूं कि x बराबर 2 कब आता है, जब x -2 होता है, और x बराबर -2 कब आता है, जब x + 2 होता है, और इतना बराबर 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण निकालना है। सिंपल सी बात है, जो आपके साथ है। क्या करना है, बस सिंपल से गुना कर दो। ये a - b, a + b किस रूप का होता है, फॉर्मूला होता है a - b × a + b का, a² - b² यानी x² - 2 का स्क्वायर हो गया जी। x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर 4 बराबर का 0, x का स्क्वायर x² - 4। अरे भाई और काहे बनाओ, आपका आंसर हाजिर आपके सामने, x² - 4 और 0 कहां पे, देखो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण दिया है 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति। जब भी आपसे पूछे मूलों की प्रकृति, दिमाग में बैठा लो, आपको d का मान निकालना ही निकालना। d जिसको हम लोग बोलते हैं विविक्त कर, क्या बोलते हैं हिंदी में, विविक्त कर बोलते हैं। और इसका सर फॉर्मूला क्या होता है d का, ये होता है b² - 4ac। सर हम लोग ये सब कहां से मिलेगा, a कहां से मिलेगा, b कहां से मिलेगा, बता रहा हूं ना बच्चा। देखो, कोई भी द्विघात समीकरण दोस्त होता है तो इस रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है, जिसमें से हमारा a 4 हो गया, 4 हो गया, और c क्या हो गया, 1। सिंपल सी बात है, जो हमारे साथ है। b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू सर 4 का स्क्वायर जी। अच्छा, -4, a का मान कितना, a का मान जी 4 है, और c का मान कितना, 1। कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 4 और 4 चौके 16, सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इधर भी 4 चौके 16, 16 में 16 गया तो 0, और बन गए जी आप हीरो। डी का वैल्यू आ गया 0। सुन लो मेरी बात ध्यान से, डी का वैल्यू 0 कब होता है, जब मूल वास्तविक हो और समान हो मेरे दोस्त। जी हाँ, डी का वैल्यू 0 अर्थात मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। अच्छा सर, डी का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ 1 2 3 4 समथिंग आता तो क्या होता मूल, तो आपका मूल होता क्या, वास्तविक, और वास्तविक होता पर असमान होता। अगर डी से 0 से छोटा यानी माइनस में इसका वैल्यू आ जाएगा, तो क्या करेंगे, तो बोल देना मूल काल्पनिक है या अवास्तविक है। यहाँ पर 0 है तो भाई हीरो है, मतलब वास्तविक और बराबर और समान एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया है, इसके विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर अर्थात डी का वैल्यू, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। डी का वैल्यू, 3 नंबर सवाल देखो, डी का वैल्यू कैसे निकालोगे जी, डी का फॉर्मूला होता है सर b², क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा प्रोसेस नहीं है। आप लोगों को प्रोसेस सारा बताऊंगा सब्जेक्ट में, चिंता काहे करते हो।
समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है ना, तो ए का मान 2, बी का मान -4 और सी का मान 3 है ना, समझ गए, यही चीज करना है हर एक में। तो बी स्क्वायर मतलब सर बी का मान कितना है, यहां लिख लो, नहीं तो ए का मान 2 हो गया, ए का मान 2, बी का मान -4 और सी का मान 3। तो बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4, ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 3। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16, -4 दूनी 8 या 24। अच्छा जी, ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है सर, 14 में 6 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और -8 हो रहा है, मतलब डी का वैल्यू सर -8 आ गया, ऑप्शन डी सही हो गया जी। देखो इसी प्रकार के सवाल रहेंगे, इससे हार्ड नहीं, मैथ में बहुत आसान से रहेंगे, आपको आपके पास अच्छा मौका है, अभी आप मैथ में फोड़ सकते हो 100 में 100, बस पढ़ो मेरे साथ अच्छे से। द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि समान मूल है तो ए का मान क्या होगा। अच्छा, मूल समान है, मूल समान कब होता है जी, अच्छा बताओ मूल समान कब होता है, अभी सर बताएं आप, मूल समान होता है जब डी बराबर क्या होता है, 0, याद रखना, मूल समान कब होता है, जब डी का वैल्यू 0, अर्थात यहां बोल दिया कि समान मूल है, मतलब सर डी का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात बच्चा, डी का वैल्यू 0 होगा, क्यों समान होगा, क्यों 0 होगा सर, क्योंकि समान मूल बोल दिया है। क्या सर समान मूल बोलने से हमेशा डी 0 होगा, बिल्कुल हमेशा डी 0 होगा, ठीक है। डी का फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, ये माइनस है, बराबर 0, बी का स्क्वायर, ये देखो ए का जगह पे ए है, बी के जगह पे -4 है और सी की जगह पे 1 है, तो बी के जगह पे -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 और ए के जगह पे क्या है, ए ही है, और इंटू सी की जगह पे क्या है 1, ठीक है, 1 बराबर 0, तो भाई -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 इंटू ये 4a हो जाएगा और बराबर का 0, तो -4a बराबर उधर 16 हो जाएगा तो -16 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, ए बराबर 16/4, ठीक है, 4 चौके, ए का जो वैल्यू आएगा भाई वो 4 आ जाएगा। 4 कहीं दिख रहा है जी, 4 मार दो मेरे यार, ठीक है भाई, भूख लगा है अभी, क्योंकि आज मैं बस सुबह नाश्ता किया, अभी तक कोई फिर खाना नहीं खाया हूं, क्योंकि एक तो आपका क्वेश्चन ले आया, फिर क्वेश्चन लाने के बाद अभी स्कूल छुट्टी हुआ, तो अभी आके आप लोग को पहले आंसर की बनाया, उसके बाद मैथ का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बना ना होगा, अपलोड होगा, उसके बाद फिर खाना बना होगा। तो भाई इतना जब मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग भी मेहनत करो, वीडियो को शेयर वेयर क्या करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे ना दोस्त, और आप लोग नहीं करोगे, आप लोग इतने मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो, रसगुल्लो हो, तो करे हो आप लोग, जरूर करोगे। देखो द्विघात समीकरण दिया है का मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है मतलब सर x का वैल्यू निकालना है, आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करो या फिर सिंपल गुणनखंड विधि प्रयोग करो, ठीक है, गुणनखंड विधि अर्थात ऐसा, एक्स स्क्वायर -3x है प्लस 2 है ना, इतना बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करो, तो मूल निकालेंगे सिंपल से गुणनखंड विधि अपनाते हैं हम। गुणनखंड विधि कैसे सर, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो 1, इससे गुणा करो, 2 एकम 2। अच्छा, 2 को कैसे हम तोड़े कि गुना करने पर 2 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना है 3, तो 2 एकम 2 होता है और तो कुछ नहीं होता है, तो यहां लिख दे -2x और -x, कोई दिक्कत नहीं भाई, -2x को 1 से गुना करो तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, और माइनस माइनस से प्लस मतलब 2x और x कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर का 0, दोनों में कुछ कॉमन आएगा, देखो x दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, बचा है क्या x -2। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है, जब कुछ नहीं रहता है तो भाई 1 जिंदाबाद होता है, तो 1 ले लेंगे, लेकिन आगे में क्या है यहाँ माइनस, तो यहाँ पर जो साइन होगा वही कॉमन ले लेंगे, माइनस है माइनस। अच्छा, कुछ कॉमन नहीं तो x का जहाँ पे x। अच्छा सुन लो, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना, यहाँ पे अंदर का साइन बदल जाता है, क्यों, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का 2, क्योंकि भाई कुछ और कॉमन ही नहीं लिए यहाँ पर, एक ही लिए हैं। x -2 दोनों में है, देखो यहाँ यहाँ, तो x-2 कॉमन ले लिए, बचा क्या, x बच गया, और क्या बच गया, -1 बच गया, बस हो गया जी खत्म, x-2 बराबर में 0, तो x बराबर आ गया 2, और एक बार x-1 को करोगे बराबर में 0, तो x बराबर में आएगा 1, हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखो, एपी दिया हुआ है के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर पर, अच्छा प्रथम पद तो दिख ही रहा है सर, 3/2 है, सार्वंतर कैसे निकालेंगे सर, सार्वंतर कुछ नहीं निकालना है, सार्वंतर मतलब होता है सर दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 -a1 ये होता है। अच्छा, ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4, इस तरह सो ऑन a5 a6 होता रहता है, तो a2 -a1 करो, आपको d निकल जाएगा, a2 क्या है सर 1/2, a1 क्या है सर 3/2, कर लो जी एलसीएम, 1 -3 हो जाएगा, -2/2, कटिंग के होके आ जाएगा -1, मतलब सर a का वैल्यू क्या आ गया सर 3/2, और डी का वैल्यू आ गया -1, 3/2 और -1 कहीं दिख रहा है, 3/2 और -1 ऑप्शन नंबर सी में। हाँ तो सीखो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपी का 30वां पद पूछा है भाई, 30वां पद मतलब भाई A30। अच्छा, पहला पद क्या है जी, पहला पद है 10, डी कितना हो जाएगा, डी मतलब a2 -a1, a2 कितना है 7, माइनस a1 कितना है 10, कर दो जी माइनस, हो गया बस 3, A30 निकालो, A30 बराबर क्या होता है भाई, a प्लस कितना डी 29d। सुन लो, जब भी आपको a निकालने बोले, क्या निकालने बोले ए निकालने बोले, सॉरी ए निकालने बोल रहा हूं, कुछ भी पद निकालने बोल रहा है तो बस एक कम करके कर देना माइनस, ठीक है, कितना कम करके, एक कम करके, क्लियर है। ठीक है,
तो आप लोग एक कम करके माइनस कर देना, जैसे एक कम करके कर देना, जैसे A30 बोला है, तीसवां पद तो A प्लस 29D। अगर सर पांचवा पद बोलता तो क्या होता, पांचवा पद बोलता तो A प्लस 4D लिखोगे। अगर सर तीसरा पद बोलता तो A प्लस 3D लिखोगे। अगर सर 29वां पद बोलता तो A प्लस 28D लिखोगे। क्या दिक्कत है, समझ गए, यही चीज है। ओके, तो बस वही चीज मैंने लिख दिया वहां पर। अब बैठा दो वैल्यू, A का वैल्यू कितना जी 10 प्लस 29, D का वैल्यू कितना जी -3, कर दो जी, हो गया 10 और प्लस माइनस से माइनस, 3 9 का 7, हाथ मेरा 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87 में 10 हटा दोगे तो भाई आएगा -7, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है क्या, देखो रेखा दो को दिया है, इसके कितने हल पूछा है, कितने हल है। तो देखो ये 3 चैप्टर का है और इससे सवाल फिक्स से आएगा, इसका कुछ रूल्स है, मैं आगे भी वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से देखो, पहले जब भी आपको बोलेगा ना कितना हल है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो सबसे पहले समीकरण को ठीक कर लो। क्या है भाई पहला समीकरण, 2x + 3y और 15 को इधर ले आओ, -15 बराबर 0। दूसरा क्या है, 4x + 6y, इधर आएगा तो -15 बराबर, अच्छा इधर -5 है, ये वाला -5 है, ठीक है, इधर आएगा तो भाई -5 हो जाएगा, 5 है ना इसमें, बराबर में 0, इधर आ जाएगा तो -15 हो जाएगा, बराबर में क्या निकालो, सबसे पहले आप निकालो A1/A2, सबसे पहले आप निकालो A1/A2, A1/A2, अच्छा ये होता है सर A1 B1 C1, ये होता है A2 B2 C2, क्लियर। तो निकालो A1/A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, काट दोगे जी, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो जाएगा। अब B1/B2 निकाल लो, B1 कितना है जी 6, तो B1 6 नहीं है, B1 कितना है 3 है, और B2 कितना है 6। अच्छा ये समीकरण एक मान लेना, एक वाला सारा 1 होता है, दो वाला सारा 2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना है, इसमें है 6, तो ये कट जाएगा, ये भी 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 ये भी आ जाएगा। अच्छा C1/C2 निकालो, C1/C2 निकालो, क्या हो जाएगा 5/15, 5 मतलब क्या -5 और 15 मतलब -15, माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3 आ जाएगा। अच्छा सब बराबर हो रहा है देखो तो, नहीं सर सब तो बराबर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है सर, A1/A2 और B1/B2 बराबर दिख रहा है, मतलब ये हम लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, और नॉट इक्वल टू C1/C2, क्यों सर, क्योंकि सर ये तो दोनों 1/2 आ रहा है, सही है, बट ये 1/3 आ रहा है, ये इसके बराबर हो ही नहीं रहा है, तो नॉट इक्वल टू हो गया। और ये कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती है, अर्थात कोई हल नहीं होता है, ना कि ऑप्शन सी सही। सर कैसे पता चला कोई हल नहीं होगा, आप लोगों को किताब में लिखा है भाई इस प्रकार का जब भी होगा तो ये कंडीशन होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। अच्छा हल कब होता है सर, हल दो केसेस में होता है, एक होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, आगे भी हम बताएंगे, जिंदा मत करो, आगे बहुत सारा वीडियो आएगा, और एक होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 में, ठीक है, आगे भी आएगा वीडियो, देखना उसको, धीरे बस बने रहो ना भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी, अभी तो स्टार्टिंग है। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, सुन लो, अगर रेखा रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है ना, तो वो समांतर रेखाएं होगा, संगत होता है मतलब वो प्रतिच्छेदी होगा और संपाती होगा, इस पर पूरा एक कॉन्सेप्ट भी मैं ला दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो आप। तो याद रखना, अगर असंगत है तो याद रखना, असंगत है तो समांतर होगा, सिंपल सी बात है। संगत होगा तो सर, संगत होगा तो संपाती और प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है, लंबवत किसी में नहीं होता है। समीकरण युग्म में इतना और इतना का हल क्या है, अच्छा हल पूछा है, हल पूछा है मतलब सर दोनों को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में दिया है ना एक एक करके मान रखते जाओ, x और y का, जिसमें भी सपोर्ट क्या सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे इधर 8 है, ठीक है, इधर हमको x और y का वैल्यू रखने पर 8 मिल जाएगा, मतलब वो सही हो जाएगा। पहले में रखोगे नहीं मिलेगा, दूसरा में रखोगे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 नहीं मिलेगा, तीसरा में रखोगे 3 नहीं मिलेगा, इसमें रखोगे तो 5 तिया 15, अच्छा इसमें रखे तो ये शायद हो सकता है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 एकम, अच्छा नहीं नहीं पहला में ही हो जाएगा, सही पहला में ही हो जाएगा। देखो क्या पहला को पुट करो, x बराबर 1 और y बराबर -1, तो अगर x बराबर 1 पुट करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 3 और y का जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी कि 8 हो गया सर, 8 हो गया, मतलब भाई यहाँ भी 8 है इधर भी 8 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन एक को करने से नहीं होगा भाई, दोनों को खुश करना होगा। चलो इसमें रख के देखते हैं, 3 एकम 3 होगा, अच्छा y का मान माइनस है ना, तो प्लस, और दो y का मान अगर माइनस रखेंगे या प्लस, y का मान -1 रखेंगे, 2 एकम 2 -2 हो जाएगा भाई, 3 और प्लस माइनस -2 बराबर क्या हो जाएगा 1, भाई इधर भी तो एक आ रहा है, बिल्कुल दोनों दोनों का दोनों खुश है, यानी बिल्कुल इसी समीकरण सही हो जाएगा, बाकी कोई भी रख के देख लो समान नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत कहलाता है, मैंने अभी कहा, जिसका कोई हल नहीं होता वो समांतर होता है, जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत होता है, बिल्कुल, अगर कोई समांतर रेखाएं हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है, वो असंगत होता है, सिंपल सी बात है।
समीकरण युग में इतना और इतना का हल है। बिल्कुल जैसा अभी मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बताया उसी प्रकार से इसको कर सकते हो। या फिर दूसरा मेथड क्या, ये सिंपल सा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आप वैल्यू भी रख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू नहीं रखोगे तो सिंपल सा उसको काट छीट करके भी कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सा समीकरण ही है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 1 कर दो। सिंपल सा प्लस वाई माइनस दोनों को जोड़ोगे ना तो y प्लस में है y माइनस में, खटिंग खटिंग खत्म। x और x दो को जोड़ोगे 2x हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 चौके 8। x का वैल्यू हो गया 4, x का वैल्यू 4 किस में भी रख दो, चलो इसमें रख देते हैं। तो 4 हो गया प्लस वाई और इज इक्वल टू 7। वाई कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। यानी एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 3, 4 और 3, ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर सी पुट करके भी देख सकते हो, दोनों समीकरण में सेटिस्फाई करेगा, वही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? मैंने कहा था ना आप लोगों को कलम भी उठाना नहीं पड़ेगा, देख के आंसर बोलो। कैसे सर? देखो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे ना दोस्त, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो भाई इधर स्क्वायर तो रहना ही है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। इधर सर एक्स स्क्वायर है नहीं, मतलब सर यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो किसी भी समीकरण में अगर एक्स स्क्वायर बच जाता है तो समझना वो द्विघात समीकरण है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिखता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स के पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ हो जाए मतलब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ होगा सर, देखो तो इसमें एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, इसको भी गुना करोगे तो ये इसमें नहीं होगा। देखो इसमें तो स्क्वायर आएगा, इसमें भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा ये भी शायद हो सकता है 2, अच्छा नहीं नहीं, देखो ये 2x को जब एक्स क्यू से गुना करोगे तो एक्स के पावर में 3 आ जाएगा। तो भाई एक्स के पावर में जब 3 आ गया तब तो द्विघात समीकरण किसी भी हाल में नहीं होगा, वो तो त्रिघाती हो गया। इसको सॉल्व करना, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा सॉल्व करने पर, चूंकि माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ही, और इधर एक्स स्क्वायर है कट जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन ई हो जाएगा। सॉल्व करके आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो एबीसीडी में, एबीसी में यदि डी समांतर बीसी हो तथा बीडी 7.2, ए 1.8 और ईसी 5.4 सेंटीमीटर हो तो एडी का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, देखो ध्यान से। त्रिभुज है कोई एक, आप हम एक त्रिभुज ले लेते हैं भाई, चलो मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है। क्या है भाई? ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है? एक त्रिभुज है। अब बताओ मुझे एबीसी, ये इसका नाम है, इसका नाम क्या है सर? इसका नामांकन कर दिया एबीसी, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें क्या है? डी समांतर बीसी, यहाँ पर कोई एक रेखा हम खींच रहे हैं, जो ये रेखा मान लो हम खींच रहे हैं, ये डीई, डी किसके समांतर है? बीसी के समांतर। ये एक रेखा है जो क्या बीसी के समांतर है, ठीक है। अच्छा त्रिभुज इस प्रकार नहीं बना, चलो आसान अच्छा त्रिभुज बना, तो त्रिभुज एग्जाम में रहता है उसी प्रकार। ठीक है, चलो ये एक त्रिभुज हो गया, नाम है ए, नाम है ए ए बी सी। अच्छा क्या बोल रहा है, जो बीसी है ना वो डी के समांतर है, मतलब इसके समांतर ये रेखा कीजिए, यहाँ पर डी क्या है, डी, इस प्रकार से। अब क्या हो रहा है, बीडी बराबर 7.2, बीडी कहां पर भाई? यार 7.2 सेंटीमीटर है, क्लियर। और क्या दिया सर? और दिया है एई 1.8, एई ये वाला 1.8 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब क्या बोला है सर? और बोला ईसी 5.4, ईसी ये है 5.4, जो जो है लिख दिया सबको। आपको निकालना है एडी, ठीक है। कैसे निकालोगे? अगर ये दोनों रेखाएं समांतर, सुन लो, अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो सुन लो, ये जो भुजाएं होगा ये समानुपाती होगी, समानुपाती होगी, अर्थात क्या होगा सर? अर्थात एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी होगा। कब? जब रेखाएं समांतर होगा। तो एडी कितना है जी? एडी तो आपको निकालना है। अच्छा डीबी कितना है सर? डीबी 7.2 है। एई कितना है सर? एई 1.8 है। अच्छा एसी कितना है सर? 5.4 है। क्रॉस गुना करो, आंसर ले आओ, आपके सामने आ गया है, ले लो जी ले लो, 5.4 ले लो, गुना कर दो 7.2 से, आ गया जी 18 एकम 18, 18 दूनी 54, 18 दूनी 18 एकम 18, 18 तिया 36, 18 चार 18 से 18 36, 18 तिया 54, 3 बार में खत्म। तो फिर से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 4 12, पॉइंट है 2.4, कहीं दिख रहा है 2.4, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रम से बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता इसका सौटिका किस नाम से? भाई दो कोण बराबर है तो ए एंगल 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 जी गया, दिख गया जी।
चलो निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? सर्वांग समता कसौटी नहीं है तो भाई ए एस ए जो होता है ना, ये सर्वांग समता कसौटी नहीं होता है। बाकी एस एस एस, ए और एस एस, ये तीनों सर्वांग समता कसौटी होती है मेरी जान। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। अगर दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होगा? सर्वांग सम होगा। जी हाँ, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर कब होता है? जब ये मतलब क्या, मान लो दो त्रिभुज है, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा कब? जो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा, होगा ना। तो याद रखना ये सर्वांग सम, इसका एक थ्योरम भी है, ठीक है, तब होगा। कैसे बोले सर सर्वांग सम? तो देख ही लो, थोड़ा सा देख ही लो, जान ही लो, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ ही लो। इस प्रकार से समझेंगे सर तो देखो, हम लोग का फॉर्मूला आता है, मान लो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसको नाम दो ए बी सी, इसको नाम दो पी क्यू आर। ठीक है, ये क्या होता है? जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात, सुनो, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एक हम लोग का थ्योरम है, आ सकता है एग्जाम में, वो हम कराएंगे, चिंता मत करो, 5 नंबर मिलेगा उसमें। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप है ना तो दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है, मतलब इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं अनुपात, ये किसके बराबर होगा? इसके जो भुजा का अनुपात है ना उसके वर्ग के बराबर। अच्छा, भुजा का अनुपात मतलब ए बी बटा पी क्यू, अनुपात का वर्ग कितना? इसका स्क्वायर, बराबर बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर यानी कि इसका स्क्वायर, और बराबर एसी बटा पी आर मतलब कि सर इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, मतलब कट कट के सर एक अनुपात एक आएगा। अच्छा जी, एक अनुपात एक आएगा, मतलब इसको हम अगर इससे बराबर करेंगे तो भाई ए बी बराबर पी क्यू होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई ए बी बराबर पी क्यू, और इसी प्रकार बीसी बराबर क्यू आर हो जाएगा। इसी प्रकार किस प्रकार होगा देख लो भाई, ए बी बटा क्या पी क्यू बराबर कितना? एक अनुपात एक आया भाई, इसका स्क्वायर है। स्क्वायर उधर करोगे तो रूट बन जाएगा भाई, रूट का क्या ही वैल्यू, एक का रूट एक ही होता है, एक अनुपात एक, मतलब कह सकते हैं सर ए बी बराबर क्या हो गया? पी क्यू। उसी प्रकार हो जाएगा बीसी बराबर क्यू और एसी बराबर पी आर। जब तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है तो भुज कौन सा होता है? सर्वांग सम में ही तो होता है हर एक। तो कौन सा सर्वांग सम होता है? ऐसे एस नियम, ऐसे एस एस नियम होता है। क्लियर है सभी को? चलो बहुत बढ़िया, ये थ्योरम भी है ऐसे, डायरेक्ट याद रखना, अगर क्षेत्रफल अनुपात समान हो तो सर्वांग सम होता है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से, इसका कोण सी समकोण है। तो एक हम सम प्रकार से बनाते हैं त्रिभुज, ये कोण सी समकोण है, ठीक है, ये है नाम ए, ये है बी। अच्छा, ये समकोण है अर्थात क्या होगा भाई? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समद्विबाहु है मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, होगा ना। तो अब क्या होगा देखो, जब इस प्रकार से होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए था। जब ये समकोण त्रिभुज है तो मैं लिख सकता हूं क्या? कर्ण का वर्ग यानी ए बी का वर्ग इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, 100% होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, यहां पर और एक चीज हो, ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम ए सी को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ बी सी को फिर से हम क्या लिखते हैं? बी सी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, तो बी सी की जगह हम ए सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम ए सी का स्क्वायर करते हैं, तो भाई ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ac का स्क्वायर, 2ac का स्क्वायर। भाई सारा में स्क्वायर होता है, यहाँ पर किसी में स्क्वायर नहीं, ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, सारे स्क्वायर। तो कहीं दिख रहा है क्या? ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के बराबर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सवाल बनेगा, समझो। आगे देखो, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। एक सवाल इससे छपेगा, ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। एक वृत्त P से, कोई एक वृत्त है, क्या है भाई? कोई एक वृत्त है, इस प्रकार से मान लो एक वृत्त है, क्या है? वृत्त है। अब क्या बोल रहा है, इस वृत्त, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो कोई बिंदु P यहां पर है, यहां से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई भाई ये वाला कितना है? 15 सेंटीमीटर है। कितना है भाई? 15 सेंटीमीटर है। और P की दूरी केंद्र से, ये बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P है। अब P की दूरी केंद्र से, ये हमारा केंद्र है, तो ये वाला P की दूरी केंद्र से कितना है भाई? 17 सेंटीमीटर है। आप निकालो क्या? वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वाला निकालो R। क्या होगा भाई? ये हमेशा याद रखना, जब भी ये सटता है स्पर्श रेखा, ये 90 का कोण बनता है, हमेशा याद रखना ये 90 का बनता है, ठीक है। तो भाई ये 90 का मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें एक तो ये लंब आधार हो गया, कर्ण, ये वाला हो गया कर्ण, तो इसको हम O मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग यानी सर ओपी का वर्ग
इक्वल टू लंब प्लस आधार का वर्ग, यानी इसको किसी को भी लंब इसको भी आधार मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? वीडियो अगर थोड़ा सा भी दिक्कत लगे भाई दोबारा देखने से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे ऐसे और सारे क्वेश्चन आएंगे, सारा चीज अच्छा होता जाएगा, बस आप पेशेंस से देखो वीडियो को। ओपी कितना है जी देख सकते हो, 17 का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है जी, ओ क्यू तो आर है सर, ओ क्यू आर ही है ना, तो आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू है 15 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है टू, अच्छा यहाँ पर 17 का स्क्वायर 289 बराबर आर का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। भाई आर का स्क्वायर निकालना, सीधे से माइनस करना, 289 माइनस 225 हो जाएगा। माइनस करो तो क्या, 9 में 5 गया तो 4, 8 में 2 गया तो 6, हो गया जी कहानी खत्म। ये आर का स्क्वायर आ रहा है, आपको आर निकालना है तो भाई वर्गमूल कर दो उधर, 64 का वर्गमूल होता है 8, त्रिज्या कितना आ गया जी 8, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टीपी और टीक्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि देख, ठीक है रुक जाओ। क्या है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पीओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पीटी क्यू ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, टीपी और टीक्यू किसी केंद्र केंद्र वाले वृत्त की, ठीक है, टीपी टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की बोला है, ठीक है। कोई मैं एक वृत्त लेता हूं, मान लो इसका केंद्र क्या है, ओ है, क्या है। अच्छा टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, मान लो ये है टीपी, टीपी ये है पी, ये है टी, ठीक है, और टी क्यू ये है क्यू, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देख रहे हो स्पर्श रेखा है। अब क्या बोल रहा है कि पीओ क्यू बराबर 110 डिग्री, पीओ क्यू मतलब भाई ये वाला पीओ क्यू, ये है 110। आपको निकालना है पीटी क्यू। कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से सुनो, ये क्या है भाई, कितना भुजा है देखो तो भाई, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, मतलब सर ये चतुर्भुज है। क्या है सर, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज है मतलब चारों कोनों का योग कितना, अरे भाई 360। क्या है बात, आपको निकालना है कोण पीटी क्यू, पीटी क्यू अर्थात ये वाला कोण। कैसे निकालोगे, चतुर्भुज के चारों कोनों का कितना होता है 360, जिसमें सोचो भाई ये तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि स्पर्श रेखा से बना कोण है, ये भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि त्रिज्या से स्पर्श रेखा सट रहा है। बचा ये वाला, ये 90 ये 90, मतलब ये दोनों मिला के बोल दो कितना हो गया, बोलो 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 180 डिग्री। बचा कितना 360 में सर 180 डिग्री, उसमें से अगर ये 110 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 70। डायरेक्ट लिख सकते कोण टी प्लस कोण क्यू बराबर 180, यहां से आप आराम से बनाना, ये 70 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, यहां पर बैठा देना भाई, कोण टी कितना है, कोण टी का वैल्यू निकालना है, कोण क्यू का वैल्यू 110 दिया हुआ है, अब बराबर 180 हो जाएगा, 110 को उधर माइनस कर दो 70 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बात है, आप लोग सही मार दोगे। और अगला सवाल देखेंगे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा जिसकी परिधि दिया 22 सेमी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में पूछने लायक सवाल। परिधि दिया वृत्त का, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है सर, वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। क्लियर है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 22। अच्छा आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो त्रिज्या चाहिए ना, तो यहां से हम निकालेंगे त्रिज्या, 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर में 22। अच्छा जो बटा में होगा उधर ऊपर भेजेंगे, कैंची गुना करो, तो 22 बटा में है 7, भेजो ऊपर, हो गया चल दिया ऊपर, 2 गुना 22 ऊपर में है ना, तो चल जाएगा नीचे, तो 2 गुना 22, कुछ कटिंग छटिंग बिल्कुल 22 से 22 एकम खत्म, आर बराबर हो गया 7/2। क्या बात है जी, चलो वेरी गुड। 7/2 क्या हो गया सेंटीमीटर, क्या हो गया सेंटीमीटर। अच्छा जी आपको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हमको पता है सर कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है ना सर, वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब चतुर्थांश बोला है मतलब 4 भाग का एक भाग, सिर्फ एक भाग का क्या निकालोगे भाई, एक 1/4 है ना, तो 1/4 से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7/2 का स्क्वायर, यानी कि बोले 1/4 गुने 22/7 और गुने 7/2 का स्क्वायर अर्थात 7/2 गुना 7/2। कुछ खत्म होगा, कुछ 7/2, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 11 22 हो जाएगा, और कुछ कटेगा जी, ना ना सर और कुछ नहीं कटेगा। तो 11 सते 77, 11 ये 11 और ये 7 गुना होके 77, अब बटा में है जी 4, भाग दे दो मेरे यार, क्या आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा, सॉरी 4 एकम 4 कितना बचा 3, 4 ना में 36, कितना बचा 1, 1 बचा तो 4 दुनिया 8, 2 बचा, 4 5 20, 19.25 कहीं दिख रहा है, मेरा भाग गलत नहीं क्या, कोई दिक्कत है क्या, और 1/4 पाई आर स्क्वायर सही, तो 1/4 है। अच्छा और एक 2 है भाई यहाँ पे, और एक 2 है, ठीक है, और एक 2 छोड़ गया था सर, देखो
7 का स्क्वायर 7, 11 7 77 हो गया। चलो बढ़िया है, होने दो, सही है। बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 से भाग देना भाई, कितना हो जाएगा? 8 नाम 72 पॉइंट देखिए भाई, कितना बच गया? 5 ना, तो 8 छोके 48, 2 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 9.625, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त पर बना कौन होता है? याद रख लो, समकोण होता है। कोई भी भाई, ये वृत्त है, हम इनको रेखा खींच देंगे, ये बन गया अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त ये वाला है अर्धवृत्त, ये से कहीं भी कोण बनाओ भाई, ये 90 डिग्री बनेगा। कहीं भी बनाओ इस प्रकार से, यहां बना दो, यहां भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। मतलब अर्धवृत्त पर कोई भी बनाओ भाई, समकोण ही बनेगा। ओहो सर, आगे देखो। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, उसको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखो, 27 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग कमेंट के बोलना आंसर कितना होगा। ये हो गया वृत्त, ठीक है, इसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें आपको पूरा एक वृत्तखंड इस प्रकार से, ये मान लो लघु वृत्तखंड है, क्या लघु, इसका क्षेत्रफल दे दिया लघु वृत्तखंड का कितना? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका त्रिज्या कितना दिया सर? त्रिज्या दे दिया देखो 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोला लघु वृत्तखंड का दिया है, तो क्या निकाला? दीर्घ वृत्तखंड का। अच्छा, ये लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब आपको ये बड़ा बड़ा एरिया का निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? तो लिखना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये छुटका वाला माइनस कर देना। छुटका जब माइनस करो, बड़का बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा मेरे दोस्त? बचेगा ना भाई, तो बड़का निकल जाएगा। पूरा वृत्त में से छुटका को माइनस करो, छुटका कितना है? 12 है। फॉर्मूला बैठाओ, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 7, और आंसर कमेंट करके मुझे बोलो, हर एक बच्चा, मैं सुनना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है? बताओ क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना चाप की लंबाई का, बस क्वेश्चन बन जाएगा। चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है क्या भाई? सुन लो, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। थीटा कितना है जी? देख सकते हो कितना डिग्री? 60 डिग्री। बैठा दो 60 मेरे यार, बटे 360, और गुना में हो जाएगा 2, गुना में हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, और गुना में आर का वैल्यू कितना? 21। क्या बात है जी, 7 या 21, 0 से 0, 6 छोके 36, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म, 22 आंसर आपके द्वार। 22 नंबर मारो सीधा आदर से। और याद रखना, चाप की लंबाई बोला है तो गलती से भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मत मार देना। एग्जामिनर कर सकता है ऑप्शन में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकता है, मत मार देना, क्योंकि लंबाई बोला है, लंबाई में सेंटीमीटर होता है मेरे भाई। और अगला दो अंतिम सवाल आज क्लास का, कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? सुन लो, ये है अर्धवृत्त, ठीक है। मैं आपको अर्धवृत्त का बोल दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में वृत्त के चतुर्थांश का बोलना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अर्धवृत्त कैसे निकालेंगे सर? सर वृत्त का होता है 2 पाई आर, यानी सर अर्धवृत्त का हो जाएगा 2 पाई आर बटे 2, यानी 2 से 2 खत्म पाई आर। ये हो जाए ना सर? दत्त बुड़बक, ये नहीं होगा। क्यों सर, हम गलत कर रहे हैं क्या? कैसे नहीं होगा? देखो, जब भी परिमाप निकालते हैं पूरा पूरा लंबाई निकालते हैं, वृत्त अर्थात क्या? पूरा लंबाई निकला हुआ है, तो ये जो पायार निकला सिर्फ इसका निकला, ये आधा टो का निकला, बाकी ये वाला कौन निकालेगा? ये भी तो है इसमें। ये कितना है सर? इधर आर है और इधर भी आर है, मतलब 2 आर है, अर्थात सर क्या हो जाएगा? अर्थात होगा 2 पाई आर बटा 2। ये तो पूरा ये अर्धवृत्त का इधर का हो गया, और नीचे वाला का क्या लिखेंगे? आर प्लस आर 2 आर, 2 से 2 खत्म, यानी पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। आर को मान लोगे तो भाई पाई प्लस 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई कोई भाई पाई प्लस डी भी लिखता है, पाई प्लस डी भी, 2 आर के साथ पाई आर प्लस डी भी लिखते हो भाई, पाई आर प्लस 2 आर को डी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये था दोस्तों आप लोगों का आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके आप लोग सभी जरूर बोलिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बोलेंगे, देखता हूं, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल आएगा ना, बहुत बच्चे गलती करेंगे। आप लोग कमेंट करके बोलिए, मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। पढ़ो, धुआं धुआं कर दो, कर दो। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।